हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अब कल हमारा स्कोर कार्ड आ गया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। बस अब आपको बहुत बेहतर रणनीति बनानी है और अपनी तैयारी करनी है। मैं आज शाम तक एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम ये देखेंगे कि हमको किस तरीके से मेंस करना है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से करना है, और आप अगर कर चुके हैं स्टार्टिंग और बहुत समय हो गया आपको पढ़ते पढ़ते, तो आपको क्या करना है, तो उन सभी के बारे में हम आज देखेंगे। ये हमारा 2018 का मेंस का सॉल्व पेपर हम अभी कर रहे हैं। इसमें हम 2014 से 2018 तक करेंगे, और हम अभी उल्टे चल रहे हैं, तो अभी हम 2018 का कर रहे हैं। 2018 के हमने भाग 4 तक कर लिया था, और आज हम भाग 5 करेंगे, जिसमें हमने 3 मार्कर कर लिए थे, 6 मार्कर कर लिए थे, और हमारा पार्ट ए का भी जो 15 मार्कर वाले क्वेश्चन थे वो रह गए थे, तो वो हम कर रहे हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने ये पेपर सॉल्व किया है उसी तरह से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। सभी चीज़ें जिस तरीके से हम आंसर लिखते हैं एग्ज़ाम हॉल में, हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए, मैंने करीब 8 से 10 बुक्स और गूगल को यूज़ करके ये नोट्स तैयार किया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जो 2014 से 2018 में, अगर आप ये 2014 से 2018 ही बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 70% कवर हो जाता है। तो जो मैं वीडियो में करा रही हूँ, अगर आप मेरे नोट्स नहीं ले सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ले सकते हैं और आप नोट्स लेने का सोच रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे नोट्स लीजिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। स्पेशली जब एग्ज़ाम का टाइम होगा 1 मंथ, तो आपको केवल मेरे नोट्स के सिवा कोई दूसरी कॉपी नहीं दिखेगी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा तरीका मैटर है। क्योंकि नोट्स में हमें को क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, ढूंढना पड़ता है। ये मेरे को केवल आंसर, आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर पढ़ना, एक बार रिवीजन करने में तो बहुत स्मूथली आपको रिवीजन होगा। साथ में मेरे नोट्स के साथ आपको पेड ग्रुप दिया जा रहा है, जिसमें 21 पेड ग्रुप है। इन 21 पेड ग्रुप में आपको एक कोचिंग की तरीके से मटेरियल दिया जाता है, और इसमें टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। तो टेस्ट सीरीज़ आपको दी जाएंगी समय समय पर, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए जाएंगे जो रोजगार निर्माण में आते हैं, घटना चक्र वगैरह में आते हैं, पत्रिकाओं में आते हैं, तो वो आपको दिए जाएंगे। तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये रहेगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिएगा। और अगर आप सॉल्व पेपर, ये जो प्रश्न हैं ये सॉल्व आपको उन्हीं में ही मिल जाएंगे मेरे नोट्स में। मैंने किए हैं 2014 से 2018 प्रश्न भी उनमें। लेकिन अगर आप अलग से सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। इसकी प्राइस 1500 रुपये हैंड रिटर्न सॉल्व पेपर है। मेरा नोट्स थोड़ा सा महंगा इसलिए रहता है क्योंकि मैं फ्रेंड्स में प्रिंट नहीं कराती हूँ, और कॉपी इस कॉपी से पेज को कॉपी कराने में पैसा उतना ही लग जाता है, प्रिंट में बहुत कम पैसा लगता है। और अगर हम कॉपी कराते तो पैसा ज़्यादा लग जाता है विथ वाइंडिंग, और तो चार्ज ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसके चार्ज थोड़े से ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन है, 1919 की संधि की खामियां द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कहाँ तक जिम्मेदार थी, समझाइए। 1919 में संधि हुई थी, तो उसमें क्या कमियां थी, तो ये बोलते हैं कि उसमें ही कुछ कमियां रह गई थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार रहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918। 21 वर्षों बाद 1 सितंबर 1939 को हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। सबसे पहले हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने किस पे आक्रमण किया था, पोलैंड पर। इसी तिथि से द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में प्रारंभ हो गया, और जो यूरोप से मिलकर अफ्रीका महाद्वीप में फैला। यह युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ। यह प्रथम युद्ध से कई ज़्यादा भयानक था। यह युद्ध कब खत्म हुआ, 1945 में खत्म हुआ, और यह प्रथम युद्ध विश्व युद्ध से कई ज़्यादा भयानक था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो प्रथम विश्व युद्ध से कई ज़्यादा भयानक था। कारण क्या था कि 1 सितंबर 1939 को हिटलर युद्ध का तत्कालिक कारण था। लेकिन जो हिटलर था वही युद्ध का तत्कालिक कारण था, क्योंकि उसी के ही होने से ही युद्ध हुआ था। उसी ने ही जर्मनी को दिलाई कि नहीं, हम कर सकते हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बीच प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही वो दिए थे। इसके कारण सबसे मेन है वर्साई की संधि। कैसे है कि 1919 ईस्वी में जर्मनी असहाय था। 1919 में जर्मनी लगभग पूरी तरह असहाय हो गया था, सैन्य शक्ति क्षीण हो चुकी थी। तो उस समय चुपचाप उसने आंखें बंद करके वर्साई की संधि को मानने के सिवा उसके समक्ष कोई और विकल्प नहीं था। परंतु यह निश्चित था कि ऐसी कठोर संधि का और अपमानजनक शर्तों का कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र ज़्यादा लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने जर्मनी से एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र छीन लिया गया था, तथा उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। इसी आरोपित संधि से जर्मनी में आक्रोश उत्पन्न हो गया था।
यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि भविष्य में जर्मनी फिर युद्ध द्वारा ही अपने अपमान को ढोने का प्रयास करेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि कोई भी इतने देर अपमान को नहीं सह, जैसे ही उसको थोड़ी सी पावर आएगी वो अपने अपमान का बदला लेने का कोशिश जरूर करेगा। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बीच आरंभ से ही वर्साई की संधि की शर्तों में विद्यमान थी, ये अपन कह सकते हैं। जैसे जैसे जर्मनी शक्ति का संचय होता गया वह संधि की शर्तों का उल्लंघन करते गया। जैसे जैसे जर्मनी पर पावर आती गई वह संधि की शर्तों का उल्लंघन करता गया। 1933-34 में जर्मनी की राजनीति में हिटलर के उत्कर्ष के बाद वर्साई की संधि की तोड़ना एक मामूली बात हो गई थी। 1935 में उसने फौज भेजकर राइनलैंड पर अधिकार कर लिया। 1938 के प्रारंभ में उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिलाकर वर्साई की संधि की एक धारा को तोड़ा तथा उसी वर्ष जर्मन अल्पसंख्यकों को चेकोस्लोवाकिया से मुक्त कराने के लिए कदम उठाया। जब उसने वर्साई संधि द्वारा निर्मित पोलैंड से संबंधित व्यवस्थाओं को तोड़ने का यत्न किया तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध जब ज़्यादा दूसरे देश नहीं, पहले देशों ने सोचा चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा कर रहा है, बाद में जब ज़्यादा हो गया तो दूसरे देश नहीं सहन कर पाए और द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इन तथ्यों के आधार पर हम लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष तक कहा जा सकता है कि 1919 का पेरिस सम्मेलन जिसने वर्साई की संधि का प्रारूप तैयार किया तत्कालीन राजनेतृत्व की महान असफलता थी। यह एक ऐसी संधि थी जिससे ना तो विजेताओं को संतोष मिला और ना ही विजेताओं को। इस प्रकार वर्साई की संधि को शांति का अंत करने वाली संधि कहा जाना अनुचित नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि वर्साई की संधि को शांति का अंत करने वाली संधि क्यों कहा जाता है ना, तो भी आप यही आंसर लिखोगे। और जो मैंने अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा है कि वर्साई की संधि कहाँ तक जिम्मेदार थी या कोई 1919 की संधि कहाँ तक जिम्मेदार थी, तो उसमें भी हम ये अपना लगभग 2-3 पेज का आंसर लिख देंगे। फ्रेंड्स इसी प्रकार से मेरे मेंस के पूरे जो पेपर सॉल्व है सिलेबस वाइज है, टॉपिक वाइज इसी तरह से सॉल्व्ड हैं। आपको बस उनको याद करना है। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जगनिक के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालो, ये मैंने अपने नोट्स में 6 नंबर में भी कवर किया है कि अगर ये 6 नंबर में आ जाता है तो आप किस प्रकार लिखेंगे, अगर 15 नंबर में आ जाता है तो आप किस प्रकार लिखेंगे। तो अभी हम 15 नंबर में देखते हैं। लोक गाथाओं में निवास करने वाला ही लोक साहित्य है। जो लोक गाथाओं में निवास करता है वह लोक साहित्य होता है, जो चौपालों से लोकगीतों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ये चौपालों से जाता है, लोकगीतों द्वारा जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इसी साहित्य के प्रखर प्रेषक है जगनिक। इसी साहित्य के प्रेषक कौन है? जगनिक। जन्म कब हुआ था इनका? संवत 1230। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये जो उन्होंने ही ये बताया हुआ है कि इनका जो जन्म है संवत 1230 में, जब उन्होंने अपने उनमें लिखा इनके बारे में। इनकी दरबार ये जो किसके दरबारी कवि थे, तो ये कालिंजर नरेश परमाल देव के दरबारी कवि थे। ये कवि भी थे और साथ में ये योद्धा भी थे। इनकी शौर्य की प्रशंसा चंद्र वरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में की थी। जगनिक को उनकी कलम से ख्याति प्राप्त हुई। इन्होंने परिमल रासों और आलाखंड नामक काव्य लिखे हैं। इनमें आलाखंड का कोई जीवित रूप नहीं है, लेकिन गीतों के रूप में इनकी उपलब्धता पहले से ही बनी हुई है। आला और उदल महोबा के थे और उनकी वीरता की कहानियाँ प्रसिद्ध हुई। इनका श्रेय कवि जगनिक को ही जाता है, जिन्होंने आला नामक गीत रचकर गांव-गांव प्रसिद्ध कर दिया। 52 युद्धों का वर्णन आलाखंड में किया गया है। इस दृष्टि से यह विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा है। इस ग्रंथ में शौर्य और श्रृंगार के अनेक प्रसंग मिलते हैं। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बारिश 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। जब वर्षा ऋतु आती है तब उत्तर प्रदेश के वृक्ष क्षेत्र, मालवा, बुंदेलखंड व राजस्थान के गांव-गांव में आला गायन की धूम होती है। हमने एक एग्जाम्पल जरूर लिख देंगे। अगर कोई 15 नंबर में किसी साहित्यकार का आता है तो हमको एग्जाम्पल जरूर लिख देना है, तो उससे क्या है हमारा आंसर बहुत अच्छा दिखने लगता है। इसे गाने वाले अलहाइद कहलाते हैं। ढोल मजीरों की ताल पर रात रात भर यह पीर गा पे गाया जाता है। जगनिक का वीर रस का परिचायक आलाखंड अब अनेक रूपों में मिलता व गाया जाता है। इतना समय बीत जाने के बाद लोगों ने उनके देश काल के अनुसार परिवर्तन कर दिए हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज के हमारे ये प्रश्न। कल का जो हमारा प्रश्न रहेगा, हर्षवर्धन के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करो, ये हमारा 15 नंबर में रहेगा, तो ये हम कल पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये मेरा पेड ग्रुप का एक एग्जाम्पल इस तरह से पेड ग्रुप रहेगा। यहाँ पे इस तरह से आपको अपडेट दिए जाते रहेंगे नए नए आंसर, और ये सभी सब्जेक्ट के ग्रुप हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये ये 21 ग्रुप है मेरे, 21 टॉपिक हैं। तो आप ये देखते, ये सॉफ्ट कॉपी की प्राइस है 5200 रुपये, जिसकी अब सॉफ्ट कॉपी अब देना बंद कर दी हूँ मैं, अब हार्ड कॉपी ही मिलेगी।
मिलेगी। और ये 8500 में आपकी हार्ड कॉपी है, तो आप ये ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये 21 ग्रुप है मेरे। प्राचीन, आधुनिक, मध्य प्रदेश, स्पेशल, विश्व इतिहास, भूगोल, बड़ा, राजनीति, स्वास्थ्य योजना, इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। इस प्रकार से 21 ग्रुप है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत पढ़ाई कीजिएगा। मैं मेंस की रणनीति जल्दी ही आपके सामने लाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।